नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायोगुरु पर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। आज हमारा टॉपिक है ब्रास्टेड लोरी का सिद्धांत और लुईस अवधारणा। पहले हम पढ़ेंगे ब्रास्टेड लोरी का सिद्धांत। ब्रास्टेड लोरी का सिद्धांत ब्रास्टेड और लोरी दो वैज्ञानिकों ने दिया था। इन्होंने बताया कि वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन दान करते हैं, वे पदार्थ जो प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन दान करते हैं, मतलब दाता, प्रोटॉन दाता से प्रोटॉन भी कहते हैं। प्रोटॉन दाता कौन होते हैं? अम्ल। और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन ग्राही या प्रोटॉन ग्राही क्षार होते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे NH3 प्लस H2O, इनकी रिएक्शन करवाई जाती है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, दोनों दिशाओं में गमन होती है। इसमें से एक इस प्रकार से होता है H और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ पे ये OH पॉजिटिव है, ये कहाँ चला जाता है? NH3 के पास। तो क्या बन गया? NH4 पॉजिटिव प्लस क्या बच गया? OH नेगेटिव। तो यहाँ पर इसे देने वाला कौन है? H2O, दाता हो गया। ग्रहण कौन कर रहा है? NH3 अमोनिया। दाता को क्या कहेंगे? अम्ल। और ग्रहण करने वाले को, ग्राही को, क्षार कहेंगे। यहाँ पर देने वाले कौन कौन है? ये रिएक्शन दोनों दिशाओं में चल रही है। अब से इस प्रकार से समझो कि जो NH4 पॉजिटिव है और OH नेगेटिव, अब ये इस दिशा में गमन हो रही है। तो इसमें से एक इस प्रकार से NH3 प्लस H पॉजिटिव, तो इसमें से, और इसे चाहिए एक H की आवश्यकता है इसे, तो इसके पास चला जाएगा। देने वाला कौन हो गया इन दोनों में से? NH4 पॉजिटिव दाता। और ग्रहण करने वाला OH नेगेटिव। OH नेगेटिव ग्रहण करेगा तो H2 बना दिया, HOH। तो ये हो गया ग्राही। इस दाता को तो हम कहेंगे अम्ल, संयुग्मी अम्ल कहेंगे, और ग्राही को संयुग्मी क्षार। अभी हमने देखा था कि जो ग्राही होगा वो संयुग्मी क्षार हो गया। यहां पे H2O क्या कर रहा है? हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन दे रहा है, मतलब इससे ही तो OH नेगेटिव बना है। तो ये हो गए प्रोटॉन दाता। और ग्रहण कौन कर रहा है? NH3, और ग्रहण करके क्या बना रही है? NH4 पॉजिटिव। तो ये हो गया प्रोटॉन ग्राही। ये प्रोटॉन ले रहे हैं और ये दे रहे हैं। यहाँ पे ये प्रोटॉन दे रहा है और ये ग्रहण कर रहा है। ग्रहण करके इसने बना लिया NH4 पॉजिटिव और इसने देख करके बना लिया OH नेगेटिव। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है HCl प्लस H2O। ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे समझे, ये HOH है, और यहाँ पे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन आयन है या प्रोटॉन कह सकते हैं, ये चला जाएगा H2O के पास। क्या बन गया? H2O, यानी HOH प्लस H पॉजिटिव। क्या बनेगा? H3O।
और ये बचा अकेला, इसे लिख देंगे Cl नेगेटिव। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दाता कौन है? HCl दाता, और ग्रहण कौन कर रहा है? H2O, तो ये हो गया ग्राही। इसे कहेंगे, ये रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल होती है, अभी हमने बताया था, मतलब दोनों दिशाओं में गमन करती है, चलती है। HCl दाता, दाता कौन था? अम्ल, और ग्राही क्षार। अब इसने ग्रहण करके H3O बना लिया, H3 पॉजिटिव O आएगा, वैसे फिर भी हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे अब इसे क्या चाहिए? हाइड्रोजन की आवश्यकता है, और इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये दे सकता है, दाता हो गया, और इसे ग्रहण करना, ये ग्राही हो गया। अब H2O से H3O बना, तो इसे हम कहेंगे संयुग्मी अम्ल, और क्लोरीन नेगेटिव या Cl नेगेटिव को कहेंगे संयुग्मी क्षार। यहाँ पे इसने प्रोटॉन ग्रहण करके एक संगत अम्ल बना लिया है। संगत अम्ल कौन सा? H3O, जिसे हमने कहा है संयुग्मी अम्ल, और इसने क्या किया? हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन दे करके एक संगत क्षार बना लिया है, जिसे हम कहेंगे संयुग्मी क्षार। तो इसमें समझ में आ गया होगा कि संयुग्मी अम्ल से क्या बना है? HCl से बन गया क्षार, संयुग्मी क्षार, और क्षार से बना है संयुग्मी अम्ल। ब्रास्टेड और लोरी की संकल्पना में क्या है? एप्रोटिक अम्लों और क्षारों के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कर पाया, इस कारण ये यहीं पर रुक गई। इसके आगे एक और संकल्पना दी गई। एप्रोटिक अम्ल और क्षार कौन कौन से? जैसे BF3, CO2, SO2 एक्सेट्रा। इनके बारे में जानकारी कुछ स्पष्ट तरीके से नहीं कह सके। स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए। अब इसके बाद एक संकल्पना आई, लुईस अवधारणा, लुईस संकल्पना। आज हम इसमें ओनली 2 ही संकल्पना पढ़ेंगे। हमने पीछे एक आरेनियस की संकल्पना पढ़ ली थी, यहाँ पे हम ब्रास्टेड, लोरी और लुईस संकल्पना पढ़ेंगे। लुईस संकल्पना, ये संकल्पना लुईस नामक वैज्ञानिक ने दी, 1923 में दी थी इन्होंने ये संकल्पना। लुईस ने खोजी, या फिर ऐसे कह सकते हैं दी। इन्होंने बताया कि अम्ल और क्षार बताए, अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। अम्ल और क्षार, अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर, युग्म में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इस प्रकार से। इन दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल। इन्हें हम लुईस अम्ल और लुईस क्षार कहेंगे। लुईस अम्ल और लुईस क्षार। लुईस क्षार कौन से होंगे? लुईस क्षार होंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे, दाता। यहाँ पे क्षार है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, और लुईस अम्ल है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे BF3 और NH3। यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं। इसके लास्ट वैलेंस सेल में क्या होंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, उससे आकर एक एक फ्लोरीन जुड़ गया बोरोन के साइड में। नाइट्रोजन में क्या होंगे? कुल बाहर 5 होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उस पर 3 आकर के क्या जुड़ गए? हाइड्रोजन। और एक बचा इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म क्या कहते हैं? युग्म किन्हें कहते हैं? मतलब 2 एक साथ हो, 2 का जोड़ा, एक जोड़ा कह सकते हैं, 2 एक साथ हों। अब यहाँ पे ये
क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसके पास कम है। क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसके लास्ट वैलेंस सेल में यानी सबसे बाहरी जो कक्ष होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किस प्रकार से देखिए, जैसे बी है, इसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों इलेक्ट्रॉनों को हमने इस प्रकार से लिख दिया। और फ्लोरीन के पास 7 है, इसे 1 की आवश्यकता है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे इस प्रकार से। तो बन गई BF3 की संरचना। और NH3 में क्या होगा, इसको पास लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और हाइड्रोजन के पास 1 होता है। हाइड्रोजन अपनी संयोजकता जो है वैलेंसी है वो 2 रखता है, 8 नहीं रखता, ये अपवाद है, ये 2 ही वैलेंसी रखेगा। अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ गया। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये जुड़ गए तो ये दोनों काउंट होंगे। ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये भी इसके अंदर काउंट होगा। तो काउंट कीजिए कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास तो 8 के 8 हैं, लेकिन इसके पास 6 ही है। इसके पास 8 है और इसके पास 6। अब इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन युग्म। देने वाला कौन है, NH3। NH3 देने वाला है, दान करने वाला है, दाता है। दाता कौन है, लुईस छार। यहाँ पर इसकी हमने स्ट्रक्चर बनाई थी BF3 और एक एक हाइड्रोजन जुड़ गए। अब इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन युग्म ज़्यादा है, ज़्यादा है मतलब ये दान दे सकता है, दाता हो गया। और इसके पास कम है, इसके वैलेंस सेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। और इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका निदान करा और इसे आवश्यकता है, ये ग्रहण करेगा, ग्राही हो गया। अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन युग्म दान कौन करता है, छार, लुईस छार, और ग्रहण कौन करता है, लुईस अम्ल। तो यहां पर दाता हो गया लुईस छार और ग्राही हो गया लुईस अम्ल। अब ये अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये दे देगा BF3 को। NH3 अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे देगा, BF3 को। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इस स्ट्रक्चर से इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं या फिर फॉर्मूले में भी काम चल जाता है। आप फॉर्मूला लिख सकते हैं क्योंकि बड़ी क्लासों में होता है। यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा BF3 को इस प्रकार। यहाँ पे एक बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मीन्स उपसह संयोजक बंध। उपसह संयोजक बंध में क्या होता है, किसे कहते हैं उपसह संयोजक बंध, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दूसरे किसी एलिमेंट या तत्व को दे देता है और जिस बंध से ये जुड़ते हैं उसे कहते हैं उपसह संयोजक बंध। तो ये बन गया, स्ट्रक्चर हो गई। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इससे दिए ही नहीं, इन्होंने साझा कर लिया इलेक्ट्रॉन पेयर का, मतलब दोनों में काउंट होंगे। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, दोनों ने साझा कर लिया। देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8। इसके पास भी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास पहले से 8 थे, इन्होंने साझा किया तो इन दोनों के पास 8 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो ये कौन से बॉन्ड से जुड़ गए, उपसह संयोजक बंध से। इसे ही कहते हैं हम लुईस संकल्पना। उपसह संयोजक बंध को एक एरो के निशान से दर्शाते हैं, तीर के निशान से। इस प्रकार जिस तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ से ये BF3 के पास जा रहा है तो एरो BF3 के पास होगी, और जो ये पीछे का टेल है इसकी, ये लोन पेयर की तरफ, और हेड है वो जिस एलिमेंट को दे रहा है, जिस कंपाउंड को दे रहा है उसकी तरफ होगा। यहाँ पर एक बात आती है, देखिए यहाँ पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 होने भी 8 ही चाहिए।
तो पूरे इसमें कमी है, मतलब लुईस अम्ल में के अनुसार क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी, और इसके पास लोन पेयर भी कहते हैं, इसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इनके पास होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लुईस क्षार। यहाँ पे इसका अष्टक पूर्ण नहीं। अष्टक क्या होता है, हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि वैलेंस सेल यानी जो बाहरी कक्षक होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके वैलेंस सेल में बाहरी कक्षक में, बाह्य कक्षक में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है। इस कारण इसका अष्टक अपूर्ण है, पूरा नहीं है। वो हो गया लुईस अम्ल। और जिसका अष्टक पूर्ण हो, जिसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसे कहते हैं अष्टक। यहाँ पे लुईस क्षार जो होते हैं उसका अष्टक पूर्ण रहता है। उन्होंने ब्रास्टेड-लोरी के सिद्धांत में हमने देखा था कि इसमें हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन आवश्यक है। अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन आयन नहीं होगा तो क्या वो ये नहीं पता लगा सकते कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार। इसके लिए लुईस संकल्पना, लुईस अवधारणा दी गई। इसमें देखिए हाइड्रोजन आयन नहीं है, फिर भी हमने पता लगा लिया कि ये अम्ल है, लुईस अम्ल है। और इसमें है कोई और भी एग्जाम्पल है, जैसे क्लोरीन हुआ, ये इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है, फिर भी ये क्षार है। अब हम बता देते हैं कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार के एग्जाम्पल। इजी सा तरीका है, जिसके अष्टक, जिसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, अष्टक अपूर्ण होता है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो लुईस अम्ल। और जिसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लुईस क्षार। एग्जाम्पल है लुईस अम्ल की, हमने देखा BF3, AlCl3 और मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन एक्सेट्रा। कई और एग्जाम्पल है। लुईस क्षार में जैसे जिनके पास लोन पेयर हो, LP हो, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म हो, इलेक्ट्रॉन पेयर हो, वो होते हैं लुईस क्षार। जैसे NH3, इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। H2O, H2O कैसे, H2O के O के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। 2 हाइड्रोजन है, वो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे, तो इसकी वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो इस प्रकार से इंडिकेट कर देंगे। और OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव एक्सेट्रा लुईस क्षार के एग्जाम्पल है। इस संकल्पना का मतलब क्यों दी गई, ये संकल्पना आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हाइड्रोजन युक्त और हाइड्रोजन रहित पदार्थों के, जो हाइड्रोजन यौगिक रहित यौगिक है और जिनके पास हाइड्रोजन है, उनका पता लगा सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार। इस कारण से लुईस संकल्पना दी गई। समझ में आ गई दोनों संकल्पनाएं, दोनों थ्योरी, ब्रास्टेड-लोरी थ्योरी और लुईस थ्योरी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।